लेकिन इसका अभ्यास करते समय कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और उस कुछ नियम हैं, वो सारे नियम अनिवार्य नहीं हैं। अगर वह करते हैं तो आपको अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए मदद रूप हो सकते हैं। जिसमें पहला नियम ऐसा है कि जब भी सत्र में आप जुड़ेंगे, तब अपने माथे पर, अपने कपाल पर हमें तिलक लगा के बैठना है, और वो तिलक कुमकुम का होना चाहिए। आजकल जो महिलाएं स्टिकर लगाती हैं, वो स्टिकर नहीं, कुमकुम का तिलक होना चाहिए अपने माथे पर। दूसरा जो है कि जितने भी एकादशी आएंगी हमारे अध्ययन के समय में, उन सारी एकादशी का व्रत हमें करना होगा, यानी उपवास। उपवास का अर्थ है यानी फराળી ढोकड़ा, फराળી मुठिया, फराળી क्या क्या बहुत सारी चीज़ें अब तो बनने लगी हैं, वह कुछ नहीं खाना है। उसका योग्य शब्द है फलाहार। तो एकादशी के दिन व्रत करते समय केवल फल खाने हैं। और कितने खाने हैं तो आपको जितना आवश्यक है उतना आप खा सकते हैं, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन केवल फल खाने हैं। और अगर आप और अच्छा उपवास करना चाहते हैं तो केवल द्रव पदार्थ से कर सकते हैं, जैसे लिक्विड, फिर वो दूध हो या फिर गर्म पानी हो। फलों का रस जो है वह केवल छोटे बच्चे और वयोवृद्ध लोगों के लिए होता है। जो चबा सकते हैं उन्होंने कभी फलों का रस का सेवन नहीं करना है, उन्होंने फल चबा कर खाने होते हैं। तो ये एकादशी का व्रत हमें करना होगा। पहला तो तिलक लगाना है, और दूसरा जो है वो एकादशी का व्रत करना है। जब भी हम सत्र के लिए बैठेंगे तब स्नान की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाथ पैर मुंह धोकर बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा। शरीर स्वच्छ होगा तो मन भी स्वच्छ होने के लिए उसका मदद मिलेगी, जिससे हमें आकलन क्षमता हमारी और अधिक बढ़ सकती है, जिससे जो भी विषय हम सिखाएंगे वह विषय सीखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये एकादशी का व्रत हो गया। उसके बाद और एक व्रत है कि अपेक्षा तो ऐसी है कि कम से कम रोज हो। रोज नहीं कर सकते हैं तो जिस दिन सत्र है उस दिन करने के लिए है। आप जिस किसी भगवान को मानते हो, आपके आराध्य दैवत हैं, उन भगवान के मंत्र की एक माला का जाप। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये सारी जो बातें बता रहा हूँ ये अनिवार्य नहीं है। आप ये नहीं करेंगे तो भी सत्र में आप जुड़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आपको इच्छा शक्ति है कि मुझे अच्छा ज्योतिषी बनना है तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको लाभ होगा और आपकी आकलन क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप अच्छी तरह से यह सारा विषय समझ पाएंगे और अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। तो ये मंत्र जाप जो करना है वो एक माला कम से कम, अधिक करते तो और अच्छा है, रोज करते तो और भी अच्छा है, लेकिन जब सत्र होगा उस दिन तो करेंगे तो बेहतर होगा। उसके कुछ नियम हैं मंत्र जाप के। मंत्र कौन सा होना चाहिए तो आपके इष्ट देव जो भी हैं उनका मंत्र आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई बाधा नहीं है, परंतु यह मंत्र जाप आरंभ करने के पहले आपको संकल्प लेना होगा कि मैं किस कारण के लिए यह मंत्र जाप आरंभ कर रहा हूँ। वह संकल्प कहाँ मिलेगा तो संकल्प के विषय में एक पूरा पीडीएफ उस अपने चैनल पर साझा किया है, उसकी लिंक समूह पर मैं डाल दूंगा तो आप देख पाएंगे। और उस संकल्प के अनुसार आप संकल्प लेते हैं और उसके पश्चात आप ये मंत्र जाप आरंभ करेंगे तो और अधिक लाभ होगा। यह मंत्र जाप करने के पहले आपको कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सूचनाएं हैं, जैसे कम से कम एक माला मंत्र आपके चॉइस का होगा, और आपकी बैठने की जगह एक निश्चित हो कि हाँ इसी जगह पर बैठना है, उसी जगह पर बैठकर आपको मंत्र जाप करना है। और
आपके मुख की दिशा भी एक ही हो ऐसा ही स्थान निश्चित करें। आवश्यकता न हो तो वो स्थान और वो दिशा ना बदलें। और बैठने के लिए आसन वो भी एक ही हो, बगैर आसन के नहीं बैठना है। जो पलाथी डालकर बैठ सकते हैं तो उसके लिए उससे अच्छा और कोई आसन नहीं है। अगर वो नहीं बैठ पाते हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर भी मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन बैठने की दिशा, बैठने का स्थान और आसन यह एक ही होना चाहिए, इसमें अंतर ना हो। और साथ में समय भी अगर आप पाल सकते हैं कि हाँ यही समय, तो और अधिक लाभ होगा। यानी स्थान, दिशा, आसन, मंत्र और समय, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप निश्चित करके ये मंत्र जाप करेंगे और संकल्प लेकर करेंगे तो आपके ज्योतिषी बनने के लिए और अधिक मदद रूप बन सकता है। और एक आप इसमें साथ में जोड़ सकते हैं, वह है या तो चांदी की या फिर तांबे की, जिसे पात्र कहते हैं, या फिर कटोरी। वह पानी भर के रखते हैं मंत्र जाप आरंभ करने के पहले। और ये कटोरी भर के रखकर अगर आप मंत्र जाप आरंभ करते हैं और फिर मंत्र जाप के पश्चात यह तीर्थ के रूप में आप स्वयं और घर में जितने भी हैं उनको सबको प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा देते हैं, तो इस पुण्य कर्म में सारे लोग जो हैं वो भागीदार बन सकते हैं। उन्हें भी उसका कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी अपना सत्र आरंभ करने के पहले की, कि इतनी बातें तो हमें करनी होंगी। अब इसके साथ वह जो भी मैंने बताया, जो 4 सत्र हुए हैं, श्रद्धावन लभते ज्ञानम, उसके बाद मंत्र विज्ञान, मंत्र का पूरा विज्ञान समझाया है, वो भी मंत्र विज्ञान भी आप सुनेंगे तो वो भी लाभ होगा। और तीसरा जो था वो काल गणना, और चौथा जो था वो संकल्प का विषय। तो इनकी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आया तो फिर से हम अलग से सत्र लेकर वह समझा देंगे। और अगले सत्र से हम ग्रहों का विषय आरंभ कर देंगे। उसमें उसकी भी पीडीएफ अपने पास होगी, इस चैनल पे उपलब्ध है। तो आपके पास अभी भले रफ नोटबुक है, लेकिन आपको साथ में और एक फेयर नोटबुक रखनी होगी जो अच्छे दर्जे की हो, अच्छे क्वालिटी की हो, जिससे सालों साल वह नोटबुक आपका साथ दे सके। सादी अगर नोटबुक रखते हैं तो 2-4 वर्षों में वो फट जाएगी, उसका कागज़ भी ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे क्वालिटी की एक फेयर नोटबुक रखें। जो भी रफ नोटबुक में आप लिखते हैं तो गृहपाठ के निमित्त उसे आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। और आपके पास फेयर नोटबुक में लिखने के लिए 3 अलग अलग रंगों के पेन आवश्यक हैं। एक तो नीला पेन तो होगा ही, साथ में एक लाल रंग का पेन होना चाहिए और एक हरे रंग का पेन होना चाहिए। हरा रंग जो है वो बुध का है, बुद्धि कारक है, और ज्योतिष सीखने के लिए हरा रंग बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि वो बुध से संबंधित है। तो जब भी आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे तो जो भी विस्तार से लिखने की जो भी बातें हैं वो आप ब्लू कलर से लिख सकते हैं, ब्लू रंग से लिख सकते हैं। कुछ भविष्य कथन के बारे में फॉर्मूला बताए जाएंगे तो उसे आप अलग रंग से लिखिए, या तो लाल से या फिर हरे रंग से लिखिए। कुंडली बनाते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी जो फॉर्मूले के समान ही होंगी, तो उसके लिए आप और कुछ लाल या हरा, उसमें से कोई भी आप रंग चुनिए और उसमें लिख के रखिए, जिससे दोनों में अंतर आपको ध्यान में आ जाए। यानी आगे चलकर पढ़ते समय अलग रंग के जो भी लिखावट है वो आप आसानी से पढ़ सकें। आपको जिससे रंग की स्याही में लिखना उचित लगता है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये
आपकी तैयारी के लिए, यानी अगले सत्र से क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, इसके विषय में थोड़ी सी ये जानकारी दे दी मैंने आपको कि एक रफ़ नोटबुक और एक फेयर नोटबुक। जो भी रफ़ नोटबुक है वो हर सत्र के लिए अलग अलग ना हो, एक ही नोटबुक वो हमेशा के लिए साथ में रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इस सत्र में एक रफ़ नोटबुक है, अगले सत्र के समय वो मिल नहीं रही है तो दूसरी ले ली, तो हर बार वो अलग ना हो, उसको ध्यान से संभाल के रखेंगे तो वो बार बार हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो ये साथ में होना आवश्यक है। इसके बाद और एक बात हम लोग कर सकते हैं, वह है कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे वसंत पंचमी भी कहते हैं, यह अभी 2 दिन के पश्चात है, 23 तारीख को है, शुक्रवार को। वसंत पंचमी का अर्थ होता है कि उस दिन से वसंत ऋतु का आरंभ होता है और वसंतोत्सव उस दिन से मनाना आरंभ होता है। अभी उसकी परंपरा इतनी अधिक नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में थोड़ी बहुत बची है। उस दिन ऐसा कहते हैं, जो भी विद्यार्थी हैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने माता सरस्वती का पूजन उस दिन करना उचित होता है। उसका समय क्या होता है, तो शास्त्र में उसका उल्लेख ऐसा कहा है कि सूर्योदय के पश्चात और मध्याह्न के पूर्व यह करना होता है। तो अभी के समय के अनुसार प्रातः 7:30 के पश्चात और दोपहर को 12 बजे के पहले। उसका योग्य समय क्या होगा वह मैं समूह पर सूचित कर दूंगा कि किस समय पर करना उचित है, लेकिन प्रातः 7:30 के बाद और दोपहर को 12 बजे के पहले अगर हम सरस्वती पूजन करते हैं तो हमारी ज्ञान प्राप्ति के लिए वह उपयोगी होता है। वसंत पंचमी के दिन जो विवाहित हैं वह अगर कामदेव की पूजा करते हैं उस दिन, तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है। इसके साथ जो व्यापारी हैं वह वसंत पंचमी के दिन अगर लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी भी उन पर प्रसन्न रहती है। ये तीनों पूजन की अगर थोड़ी डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं समूह पर डाल दूंगा कि ये तीनों पूजन कैसे किए जाते हैं, उसका मुहूर्त क्या होगा, उसके लिए मंत्र क्या होंगे और उसकी विधि क्या होगी, यह भी मैं सहपाठी समूह पर डाल दूंगा, जिससे आपको, अगर आप में से किसी को वह पूजन करना है अपने घर पर, तो वो आसानी होगी। यह अभी 2 दिन के बाद ही आने वाला उत्सव है, इसलिए मैंने अभी उसकी जानकारी दे दी। उसके बाद और 2 दिन के बाद और एक उत्सव आ रहा है, वो है रथ सप्तमी। रथ सप्तमी का अर्थ ऐसा होता है कि भगवान, जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से भगवान सूर्य नारायण का जन्मदिन माना जाता है। जन्मदिन अर्थात जब सृष्टि का निर्माण हुआ और सूर्य भगवान की प्रथम किरण पृथ्वी पर आई, वह रथ सप्तमी का दिन था। तो ये रथ सप्तमी का दिन सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। उस दिन हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान के जो मंत्र हैं उनका भी जाप करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, यानी जल अर्पण करते हैं। जल अर्पण करने की भी एक विधि है। केवल तांबे के लोटे में पानी लेना और सूर्य की दिशा में उसको उड़ेल देना इतना अपेक्षित नहीं है। ये उसकी विधि ऐसी है कि दोनों हाथों से उस तांबे के लोटे को पकड़ना है और अपने सर के ऊपर तक जाएगा, इतना ऊपर लेना है और वह उड़ेलते समय सूर्य और अपनी आँखें, उसके बीच में वो पानी आना चाहिए, जिससे उस पानी के बीच में से हमारी दृष्टि सूर्य भगवान को देखे। यह क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष्य दिखता है। उसका कारण क्या है? तो विज्ञान में हमने सीखा है कि पानी के जो बिंदु होते हैं उसमें से सूर्य किरण अगर
परावर्तित होते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। तो ये जो 7 रंग है, यह हम पानी में से सूर्य भगवान को देखेंगे तो ये 7 रंगों की कलर थेरेपी अपनी आँखों के लिए होती है। अगर हम साल भर रोज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम रथ सप्तमी के दिन 25 तारीख को, उस दिन तो हम ये अवश्य करें, जिससे अपनी आँखों की रोशनी भी अच्छी रहेगी, सूर्य भगवान को नमन होगा। और उसके साथ और एक जोड़ा है शास्त्रों में, वह कहा है कि उस दिन अगर हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ होता है। कई सारे शहरों में सूर्य नमस्कार की प्रतियोगिता होती है, लोग उसमें जुड़ते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं। आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं, बड़े संख्या में कम हैं, लेकिन रोज के 100 सूर्य नमस्कार निकालते हैं। आज भी ऐसे भी मेरे परिचित कई सारे लोग हैं कि कम से कम 100 सूर्य नमस्कार ऐसे भी करने वाले लोग हैं। लेकिन हम रोज नहीं कर पाए तो ठीक है, लेकिन कम से कम रथ सप्तमी के दिन तो 1 2 3 जितने हमें संभव है उतने सूर्य नमस्कार हम निकालें। उस सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं उसकी भी विधि अगर जाननी है तो वो भी मैं समूह में डाल दूंगा। जिन्हें भी संभव है वो उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनको मन शांति भी मिलेगी और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता रहेगा। तो ये 2 उत्सव अभी अगले सप्ताह के अपने सत्र के पहले आने वाले हैं, इसलिए उनका उल्लेख मैंने किया है। तो इसका भी हमारे ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है, तो उसका भी हम ध्यान रखें। और एक दूसरा विषय बताना था ऐसा कि कई सारे मेरे पेशेंट्स भी हैं और कई सारे मित्र भी हैं जिनका आग्रह था कि आयुर्वेद विषय में एक ऐसा ही सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे का सत्र आरंभ करें। तो काफ़ी सारों जो मेरे मित्र हैं या फिर पेशेंट हैं उनकी सूचना के अनुसार अभी आज का तो बुधवार है, लेकिन हर गुरुवार को वह सत्र रहेगा, यही समय रहेगा 9:15 से 10:15 का। जिसे भी जुड़ना है तो उसका भी अलग से समूह बनेगा, तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी, तो जो भी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। वो अधिक नहीं चलेगा, वो 12-15 सत्र रहेंगे, जिसमें हम निरोगी कैसे रह सकते हैं इसके विषय में चर्चा होगी, जिसमें हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी होगी। 12-15 सत्र होंगे और वो समाप्त हो जाएगा। तो उसमें आपको जानने मिलेगा कि हम 100 वर्ष तक कैसे जीवित रह सकते हैं और वह भी निरोगी कैसे रह सकते हैं। अगर कोई रोग है तो उससे कैसे हम अपनी दिनचर्या को ठीक करके निरोगी बन सकते हैं, जिससे हमें कोई औषधि की आवश्यकता ना पड़े। और अगर रोग है तो वो ठीक हो जाएगा, अगर कोई रोग नहीं है तो आगे भविष्य में भी हमें बीमारी या रोग नहीं आएंगे। उसके लिए जो जो करने की आवश्यकता है वो सारी बातें उस 12-15 सत्रों में बताई जाएगी। उसके लिए भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी, केवल लिखना पढ़ना आता हो उतना ही पर्याप्त होगा। तो उस समय पर भी आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना होगा। जो भी बातें बताई जाएंगी, जो भी आपको उपयोगी लगता हो वह आपको उसमें लिख लेना होगा। तो ये मोटा मोटा ये सारा उसमें सीखने मिलेगा आपको। तो इतनी सारी बातें जो आरंभ के सत्र के लिए आवश्यक थी वो तो मैंने बता दी है। एक रथ सप्तमी के कारण एक मुझे विषय ध्यान में ऐसा आया कि ठंड के दिनों में हमें ठंड लगती है और गर्मी की ऋतु में हमें गर्मी अधिक लगती है। एक प्रश्न ऐसा पूछना था आप सभी से, आप अनम्यूट करके तुरंत जवाब भी दे सकते हैं तुरंत। वो प्रश्न ऐसा है कि गर्मी के ऋतु में सूर्य पृथ्वी के अधिक पास होता है या गर्मी की ऋतु में सूर्य पृथ्वी के अधिक पास में होता है? किस ऋतु में सूर्य और पृथ्वी की दूरी
कम होती है, गर्मी की ऋतु में या ठंड की ऋतु में? हाँ, आपको शायद सुनकर आश्चर्य भी लग सकता है कि ठंड की ऋतु में सूर्य पृथ्वी के अधिक पास होता है और गर्मी की ऋतु में सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। ऐसे माना जाता है कि ठंड की ऋतु में करीब 147 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापी जाती है ठंड में, और गर्मी में 152 मिलियन किलोमीटर, यानी करीब करीब 5 मिलियन किलोमीटर का फर्क पड़ता है। यानी गर्मी में सूर्य पृथ्वी से दूर होता है और ठंड में पृथ्वी से सूर्य पास में होता है। अगर सूर्य पास में है फिर भी हमें ठंड क्यों लगती है, और गर्मी में सूर्य दूर होता है फिर भी हमें गर्मी अधिक क्यों महसूस होती है? उसका कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री थोड़ी सी झुकी हुई है। तो ठंड की ऋतु में सूर्य जो है वो दक्षिणायन में होता है और उसकी किरणें पृथ्वी पर आते समय वो थोड़ी तिरछी होती हैं, और हवा में सूर्य की किरणों का रुकाव जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे उसकी अधिक गर्मी नहीं लगती है। लेकिन गर्मी के ऋतु में यानी अनुमान ऐसा है कि सूर्य से जो किरण पृथ्वी पर आती है उसको करीब करीब 8 मिनट का समय लग जाता है। वो अलग अलग ऋतु के लिए अलग अलग होता है, लेकिन गर्मी में उसे थोड़ा समय अधिक लगता है पृथ्वी तक आने के लिए, और ठंड में वो जल्दी से आ जाती है। तो गर्मी में उसे अधिक समय लगता है, जिसके कारण वातावरण में सूर्य की किरण अधिक समय रहती है, जिससे वो अधिक गर्मी फैलाती है। और ठंड में उसको कम समय लगता है, जिसके कारण सूर्य की किरण वातावरण में कम समय रहती है, जिसके कारण वह अधिक गर्मी नहीं फैलाती है और उसकी दिशा भी थोड़ी तिरछी होती है, जिसके कारण हमें ठंड के ऋतु में अधिक गर्मी नहीं लगती है। ये जो रथ सप्तमी का जो बताया उसमें एक उल्लेख रह गया मेरा, वह था कि उस दिन अगर जिन्हें भी संभव है तो अपना सर ढककर पीठ पर सूर्य की किरण लेना, कम से कम 20 मिनट। अगर ये संभव है तो यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारक होगा। ऐसा आयुर्वेद में कहा है कि सूर्य किरण में जो भी सात्विक गुण हैं या फिर अपनी जीवन रक्षा के लिए जो भी विटामिन्स की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे लक्षण जो है वो सूर्य किरणों में होते हैं। और सूर्य किरण को ग्रहण करने की क्षमता केवल अपने रीढ़ की हड्डी में होती है, यानी अपने स्पाइनल कॉर्ड में होती है। तो धूप अगर हम आगे से लेते हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अधिक लाभ नहीं होगा। वही धूप अगर हम पीठ पर लेते हैं तो उसका लाभ बहुत ही अधिक होता है। आप देखेंगे तो सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के रीढ़ की हड्डी जो है वो सूर्य की तरफ है, आसमान की तरफ है, जिसके कारण उन्हें आसानी से सूर्य प्रकाश मिल जाता है, जिससे उनके शरीर में कोई भी विटामिन की कमी नहीं रहती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। केवल मनुष्य है जो सीधा है, जिसके कारण उन्हें सूर्य प्रकाश आसानी से नहीं मिल पाता है। तो अगर संभव हो तो रोज, अगर संभव नहीं है तो कम से कम रथ सप्तमी के दिन तो अपना सर ढककर पीठ पर धूप लें, सूर्य प्रकाश लें, तो जिससे अपना स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो ठीक है, सत्र यहीं पर समाप्त कर देंगे। अंतिम एक 2 लाइन बता देता हूँ सत्र समाप्ति के पूर्व, कि हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। एक तो 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है, और वो भी पुण्य भूमि भारत में मिला है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष भगवान ने अवतार लिया है।
बाकी भारत छोड़कर जितने भी देश हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय या फिर रिलीजन हैं, उनके किसी भी भगवान ने कहीं पर जन्म नहीं लिया है। केवल उन्होंने प्रेषित भेजा है। प्रेषित यानी पोस्टमैन, संदेश लेकर आने वाला। केवल एकमात्र पूर्ण पृथ्वी पर भारत देश है कि जहाँ पर प्रत्यक्ष भगवान ने अब तक 9 बार अवतार लिया है। तो ऐसे पुण्य भूमि पर हमें जन्म मिला, वह भी हिंदू धर्म में हमें जन्म मिला है। और हमें हिंदू धर्म के शास्त्र के अभ्यास करने का अवसर मिला है। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गत जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण यह अवसर हमें मिला है। मेरे बोलने में मैं डॉक्टर पॉल ब्रंटन का उल्लेख करता रहता हूँ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो अंग्रेज़ अधिकारी भारत में थे, इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया। उन्होंने एक मुलाकात में कहा था कि जो मुलाकातकार थे उन्होंने पूछा उनको, डॉक्टर पॉल ब्रंटन को, कि आप भारत में इतने वर्षों तक रहे और यहाँ अगर मृत्यु आ गई तो कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो भगवान मुझे पहला वाक्य यह कहेंगे कि हाय, हाउ वॉज द हेवन, यानी स्वर्ग कैसा रहा, ऐसा मुझे भगवान पूछेंगे। यह उल्लेख उन्होंने अपने मुलाकात में दिया था, डॉक्टर पॉल ब्रंटन, जो अंग्रेज़ अधिकारी थे। यानी विदेशियों को हमारे देश के बारे में इतना सम्मान है तो हमें कितना होना चाहिए। इतना बढ़िया अवसर हमें मिला है शास्त्र के अभ्यास का, तो मैं कहूँगा कि इस शास्त्र के अभ्यास को पूर्ण करिए, अच्छे ज्योतिषी बनिए, और अच्छे ज्योतिषी बनकर आप भी समाज में इस शास्त्र की जो महत्ता है उसको पुनः स्थापित करने के लिए आप एक भाग बनिए, ऐसा मेरा आह्वान होगा। समय समाप्त हो रहा है तो शांति मंत्र लेते हैं। किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है ऐसा मानता हूँ, और शांति मंत्र लेकर ये सत्र समाप्त करेंगे। अगले बुधवार को फिर से 9:15 से 10:15 का ये सत्र हमारा नियमित रूप से चालू रहेगा। मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, जो भी नए जुड़े हुए हैं उन सभी ने पूर्व जो भी सत्र हुए हैं, खास करके 4 विषय के, उसकी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो अच्छा होगा। अगर वो सुनने के बाद अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए हम उन 4 विषय के सत्र अलग से ले लेंगे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम।